हेलो दोस्तों। मैं प्रियांशा आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल रुपी और यूपीआई के बारे में। इनके बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है इसको लेके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था आरएएस के मींस में, और यूपीएससी का पीवाईक्यू भी रह चुका है ये। तो हम दोनों ही पीवाईक्यूज को लास्ट में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले इनके जो इनके कोर फंडामेंटल्स क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यदि हम सीबीडीसी को देखें तो सीबीडीसी का बेसिकली मीनिंग क्या है। ये डिजिटल फॉर्म ऑफ अ कंट्रीज फिएट करेंसी, मतलब जो ओरिजिनल करेंसी है उसका डिजिटल फॉर्म है, एंड इशूड एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। मतलब ये आरबीआई जो है वो इसे इशू करता है और रेगुलेट भी आरबीआई ही करता है। सेंट्रल बैंक ही इसे रेगुलेट करता है और ये डिजिटल फॉर्म है। जैसे नॉर्मल जो रुपीज होते हैं, जो फिएट करेंसी, मतलब ये ओरिजिनल करेंसी जो रहती है उसका हम कह सकते हैं कि उसका डिजिटल फॉर्म है। ओके। अब डिजिटल रुपी क्या होता है, यही सीबीडीसी को डिजिटल रुपी कहते हैं। इसको ही डिजिटल रुपी कहा जाता है। इट इज डिजाइन टू वर्क लाइक कैश बट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, तो ये कैश की तरह ही वर्क करता है बट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अभी इसको पूरी तरीके से लॉन्च नहीं किया है, कुछ स्पेसिफिक मतलब मैं कह सकती हूँ इसको स्पेसिफिक स्टेट्स में ही इसे लॉन्च किया है या स्पेसिफिक एरियाज में ही लॉन्च किया है। उसको भी हम देखेंगे कब इसे लॉन्च किया गया है, उसे भी हम देखते हैं। अब इसका इशूअर कौन है, आरबीआई। ओके। लीगल स्टेटस क्या है, लीगल टेंडर, क्योंकि आरबीआई इसे इशू करता है तो ये आरबीआई इसका लीगल टेंडर है। जबकि क्रिप्टो करेंसीज की हम बात करें तो वो भी काइंड ऑफ डिजिटल करेंसीज होती है पर आरबीआई उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ओके। जबकि इसमें ये जो सीबीडीसी है इसका लीगल टेंडर आरबीआई है। इट इज सेम एज फिजिकल नोट एंड कॉइन्स। अब इसके प्लेटफॉर्म्स क्या है, सीबीडीसी होलसेल फॉर इंटरबैंक और लार्ज ट्रांजैक्शंस। मतलब होलसेल क्या है, लार्ज ट्रांजैक्शंस हो या बैंक टू बैंक कोई ट्रांजैक्शंस हो तो उसमें सीबीडीसी होलसेल का यूज होता है। और सीबीडीसी आर क्या है, ये रिटेल है फॉर पब्लिक यूज। ओके। अब स्टोरेज कैसे होता है, इट इज स्टोर्ड इन डिजिटल वॉलेट्स। जैसे कि यूपीआई वगैरह के अंदर आप जैसे यूज करते हैं, फोन पे वगैरह हो गया, उसमें आपका आपका जो मनी है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं सेम ही रहता है इसमें भी, पर जैसे ऐप बेस्ड ही रहता है और ई रूपी स्टोर होता है डिजिटल वॉलेट्स में। इट इज ऑफर्ड बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब बैंक्स भी इसे ऑफर कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब एनबीएफसीज वगैरह, जैसे बजाज फाइनेंस हो गई, ये एग्जैक्टली अभी ऑफर नहीं करते हैं पर ये भी ऑफर कर सकते हैं। ओके। अब इसे यूज कैसे किया जाता है, पीयर टू पीयर एंड पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स। या तो पीयर टू पीयर मतलब आपस में अगर किसी के भी पास में डिजिटल रुपी कोई होल्ड कर रहा है तो वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल कैश का ट्रांसफर करते हैं वैसे ही, बट इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट यानी कोई मर्चेंट को किसी को पे करना है तो उसमें भी इसे पे किया जा सकता है। मतलब सिमिलर आप देख सकते हैं, जैसे यूपीआई में क्या होता है, पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट होता है ना। आप कोड को, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और उसके बाद पे करते हैं। तो इसी टाइप का लगभग फिनोमिना इसमें भी रहता है। ओके। इट कैन बी यूज्ड वाया क्यूआर कोड्स। ठीक है, क्यूआर कोड्स की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं। अब सेटलमेंट क्या होता है, इंस्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट सेटलमेंट होता है, फाइनल और डायरेक्ट विदाउट नीड फॉर थर्ड पार्टी। मतलब जैसे यूपीआई वगैरह में क्या होता है, आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें एक थर्ड पार्टी रहता है, जबकि इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं रहता, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है। ई रूपी की फॉर्म में होता है। जैसे आप कैश को डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं ना, इसका लीगल टेंडर कौन होता है, आरबीआई। बाकी आप कैश को डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ई रूपी को डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है इंस्टेंटेनियसली। फिर रोल आउट क्या है, पायलट स्टार्टेड, मतलब स्टार्टिंग ये कब रोल आउट कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है स्टार्टिंग में होलसेल जो रुपी है वो लॉन्च हुआ था 1 नवंबर 2022 और रिटेल फॉर्म में लॉन्च हुआ था 1 दिसंबर 2022। तो नवंबर में तो इसको होलसेल फॉर्म में लॉन्च किया, फिर रिटेल फॉर्म में लॉन्च किया। होलसेल जैसे मैंने आपको बताया, लार्ज ट्रांजेक्शन हो या इंटरबैंक ट्रांजेक्शन हो उसके लिए होलसेल का यूज होता है, और रिटेल क्या होता है, जनरली पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होते हैं। अब यदि इसमें हम देखें कि कौन कौन से बैंक्स इन्वॉल्व हैं तो स्पेसिफिकली इसमें अभी कुछ बैंक्स की लिस्ट दी है और इससे भी ज्यादा बैंक्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे एसबीआई हो गए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एचएसबीसी। तो ये कुछ बैंक्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ओके। अब टाइमलाइन तो जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि स्टार्टिंग में अनाउंस कब हुआ था, तो ये बजट
जो हमारा 2022 वाला था उसमें अनाउंस किया गया था। फिर आरबीआई एक्ट को अमेंड किया था बाय मार्च 2022। और जो पायलट लॉन्च है होलसेल के लिए 1 नवंबर, और रिटेल और पब्लिक के लिए बेसिकली December 1 2022 को लॉन्च किया था। ओके। फिर बाय 2025 pilots are running in more than 20 cities with millions in retail users integrated with यूपीआई क्यूआर कोड। तो स्टार्टिंग में इसको यूपीआई क्यूआर कोड के साथ इंटीग्रेट नहीं किया था, पर आज की डेट में यूपीआई क्यूआर कोड के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। ओके। और मोर देन 20 सिटीज में इसको लॉन्च कर दिया गया है। फाइन। अब सीबीडीसी और यूपीआई के बारे में अगर हमें डिफरेंस देखना है तो वो हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं यूपीआई क्या है। तो ये अ पेमेंट सिस्टम और प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। अब सीबीडीसी को किसने किया है? आरबीआई ने। आरबीआई ने डेवलप किया, आरबीआई ने उसको लॉन्च किया, इसको एनपीसीआई ने किया है। दैट इनेबल्स फंड ट्रांसफर्स बिटवीन बैंक अकाउंट्स यूजिंग मोबाइल और इंटरनेट वाया लिंक्ड एप्स। जो कुछ एप्स लिंक्ड होते हैं जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, भीम ऐप हो गया, तो इन एप्स के थ्रू पेमेंट को ट्रांसफर किया जाता है यूजिंग मोबाइल और इंटरनेट। तो इसमें क्या होता है ना, इसकी एक अगर हम जैसे डिफरेंस की बात करें तो वो ये है कि इसमें मोबाइल या इंटरनेट का होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं तो क्यूआर कोड आप स्कैन ही नहीं कर पाओगे। जबकि डिजिटल रुपी के ट्रांजैक्शन में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो काइंड ऑफ आप समझ लो कि फिजिकल कैश की जगह वो डिजिटल रुपी है ना, तो आप उसको डायरेक्टली भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब इसका अगर हम कंपैरिजन टेबल को देखें तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, डिजिटल लीगल टेंडर इशूड बाय आरबीआई। इसका नेचर की अगर हम बात करें फीचर्स में, तो सीबीडीसी के अंदर जो डिजिटल लीगल टेंडर है उसे इशू कौन करता है? आरबीआई। और यूपीआई के केस में क्या रहता है? यूपीआई में होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्लेटफॉर्म, नॉट लीगल टेंडर। इसमें कोई लीगल टेंडर वाली बात नहीं है, मतलब ये प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा कैश को, या हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो किया जाता है ना, क्यूआर कोड को स्कैन करके। इसमें कोई लीगल टेंडर वाली बात नहीं है। यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इसमें किसका ट्रांसफर होता है? ई रूपी का, डिजिटल कैश का, डायरेक्ट आरबीआई मनी, है ना। और इसमें क्या होता है, बैंक अकाउंट बैलेंसेस, जितना आपका डिपॉजिट है, आपके पास कितना कैश बैलेंस है, उसी को ही आप ट्रांसफर करेंगे। तो वो यूपीआई के केस में होता है। और इसमें ई रूपी का, डिजिटल कैश का ट्रांजैक्शन होता है। फिर इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होते सीबीडीसी के केस में, क्योंकि आरबीआई है, लीगल टेंडर डायरेक्ट होता है, पर इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। एनपीसीआई ऑपरेट्स पेमेंट वॉच। एनपीसीआई देखता है कि भाई पेमेंट ढंग से हो रहा है कि नहीं। मतलब वो अगर हम कहें जैसे जैसे सेबी है, वो जो हमारा ट्रेडिंग या बॉन्ड्स जो स्टॉक्स है उनका उनका एक वॉच, उनको वॉच करता है, उनको रेगुलेट करता है ना, वैसे ही जो यूपीआई वगैरह है उसको कौन वॉच करता है? एनपीसीआई। ओके। फिर सेटलमेंट इसमें इंस्टेंट और फाइनल होता है, कैश लाइक। और अगर मैं इसकी बात करूं यूपीआई की, तो यूपीआई में भी जो ट्रांजैक्शन है वो फास्ट होता है, बट इट रिक्वायर्स बैंक क्लियरिंग और सेटलमेंट। मतलब बैंक एज अ थर्ड पार्टी काम करता है और उसका सेटलमेंट या उसका क्लियरेंस इंपॉर्टेंट होता है। ओके। फिर इसमें वॉलेट रिक्वायर्ड, तो इसमें स्पेशल सीबीडीसी वॉलेट और ऐप, स्पेसिफिकली जो आरबीआई है उनके द्वारा जो अप्रूव्ड एप्स हैं वो इसमें रिक्वायर्ड होते हैं स्पेशल सीबीडीसी के लिए। और यूपीआई की बात करें तो उसमें जैसे आपको पता ही होगा, फोन पे, भीम और गूगल पे, ये सारे जो एप्स रहते हैं वो रहते हैं, और बैंक अकाउंट्स तो साथ में लिंक्ड रहते ही रहते हैं। ओके। अब रेगुलेटरी स्टेटस की बात करूं तो हाँ, और एक और चीज रहती है कि जो सीबीडीसी है उसमें बैंक अकाउंट का होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि आपको अगर कैश को ट्रांजैक्शन कैश का करना है किसी से, तो उसमें आपको बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिमिलरली इसमें ई रूपी का आप ट्रांसफर कर रहे हैं सीबीडीसी के केस में, तो उसमें आपको बैंक अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर रेगुलेटरी स्टेटस, तो इसमें लाइबिलिटी किसकी होती है? आरबीआई की। और यूपीआई के केस में बैंक मैनेज्ड होते हैं, तो बैंक्स की जनरली लाइबिलिटी रहती है। पर इट इज ऑल्सो सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई एंड एनपीसीआई। ऑफलाइन यूज इसे कर सकते हैं सीबीडीसी को, पर इसको नहीं कर सकते। और यूज केस डिजिटल नोट्स और कॉइन्स फॉर पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट्स। ठीक है, ये भी हमने ऊपर देख लिया था। और इट इज ट्रांसफर बिटवीन बैंक अकाउंट्स और ऑल पेमेंट्स। ठीक है। फिर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। यूपीएससी में आया था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, 2023 में क्वेश्चन आया था।
और आप देख सकते हैं सिमिलरली यही वाला क्वेश्चन जो है, इनका जो बेसिकली डिफरेंस है यूपीआई और डिजिटल रुपी का, ये आया हमारा अभी 2025 के मींस में। इसीलिए मैं यूपीएससी के क्वेश्चंस पे बेसिकली फोकस कर रही हूँ, क्योंकि यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस आरएएस के मींस में रिपीट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी की भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना, उसके पीवाई की उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगी एक तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ये 2 मार्कर है। ओके, तो आपको मतलब 15 वर्ड्स तक, 15 वर्ड्स और उससे थोड़ा प्लस माइनस 10% ज्यादा आप लिख सकते हैं। तो ये आप एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यूपीएससी का जो पीवाईक्यूएस की, तो इसको भी हम देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली बात की, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूजर यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम क्या रहता है, इसमें नॉस्ट्रो या वॉस्ट्रो अकाउंट जो होते हैं उसका यूज किया जाता है, मतलब कोड्स का यूज होता है, और फिर इंटर बैंक पेमेंट का ट्रांजैक्शन होता है, मतलब ग्लोबली ट्रांजैक्शन जो किया जाता है ना, स्पेशली जैसे जो माइग्रेंट्स हैं, या जैसे पैसों का ट्रांसफर अगर आपको ग्लोबली करना है तो नॉस्ट्रो या वॉस्ट्रो अकाउंट्स का यूज होता है ना। तो उसमें जो बैंक्स है उनके बीच में बेसिकली ट्रांजैक्शन किया जाता है। किसी और वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो स्विफ्ट सिस्टम को भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि डिजिटल करेंसी इट इज लाइक कैश, आप ये समझो कैश का कैसे ट्रांजैक्शन होता है उसी टाइप से है ये, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट, तो इसका विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर स्विफ्ट सिस्टम, तो यस दिस इज करेक्ट। फिर अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। तो इसमें टाइम फ्रेम का भी कॉन्सेप्ट ऐड हो सकता है कि अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो उसमें कुछ टाइम लिमिट हो सकती है कि आपको इतने ही टाइम तक ये जो डिजिटल रुपी है उसको ट्रांजैक्ट करना है। तो ये भी इसमें एक कंडीशन रहती है। तो इस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे। तो इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें डेफिनेटली पॉजिटिव को, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।